स्वागत है दोस्तों आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 6 में आज हम लेकर आपको उपस्थित हैं लैटेंट हीट। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया था कि सर लैटेंट हीट हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने आज लैटेंट हीट नाम के टॉपिक को लिया है। लैटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ का ताप बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ का ताप बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड latent heat. The heat energy which is supplied to change the physical state of the substance is called latent heat. दोस्तों यहां गुप्त ऊष्मा का मतलब है अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड है। ये हम थोड़ी सी बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, पदार्थ की गतिज ऊर्जा की। किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा कब कब सेम होती है। जैसे अगर हम वाटर को ले ले तो वाटर का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस है या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस का ही आइस, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में की गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, बराबर होती है। 0 डिग्री सेल्सियस की जल और 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ की गतिज ऊर्जा बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर वेपर की, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प, इन दोनों की गतिज ऊर्जा भी समान होती है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि जब ये दोनों समान होते हैं तो इसमें अंतर क्या होता है। दोस्तों अंतर की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है और 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है यानी बर्फ है वो सॉलिड फॉर्म में है। सिंपल सी बात है, ये सॉलिड होगा ये लिक्विड होगा, तो दोनों में थोड़ा तो अंतर स्टेट का आया। इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर वेपर में भी डिफरेंस है। ये वाटर है और ये वाटर वेपर है, ये गैस है। ये गैस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ये लिक्विड है और ये गैस है। इसी प्रकार से ये हमारा जो वाटर है वो लिक्विड है और जो आइस है वो सॉलिड है। तो स्टेट का डिफरेंस आ जाता है। इस स्टेट के डिफरेंस आ जाने से बहुत सारा डिफरेंस आता है। अब परीक्षा में एक बार प्रश्न आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस की जल और 100 डिग्री सेल्सियस के जल वाष्प दोनों में से किससे जलना ज्यादा खतरनाक होगा। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो जल वाष्प है उससे जलना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन ऐसा क्यों भाई? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि
जब दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है, क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस की जल वाष्प होती है वो उसमें कार्य करने की अधिक क्षमता होती है, उसके पार्टिकल्स जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं, और जो 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो स्किन में उतने ही जल्दी से इंटर कर जाएंगे, यानी उसके पार्टिकल्स स्मॉलर होंगे, तो पार्टिकल्स स्मॉलर होंगे तो जल्दी से जल्दी इंटर कर जाएंगे बॉडी के अंदर, और उसे जलना ज्यादा खतरनाक होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस की जल और 100 डिग्री सेल्सियस की जल वाष्प में से किससे जलना ज्यादा खतरनाक है? तो सही उत्तर होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस की जल वाष्प से जलना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और इसकी स्किन के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब बात करते हैं हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट समझ में आ गया? किसी पदार्थ की ऊर्जा है ये जो अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोगी तो है, लेकिन किसी पदार्थ द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। गुप्त उष्मा, किसी पदार्थ की गुप्त उष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ का ताप बदले बिना, अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की जो पानी है वो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस की जलवाष्प में चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो जाता है पानी के अंदर। अभी कैसे होता होगा जरा से एक बार देख लें। ये बर्तन है कोई, और इसको आपने हीट करना शुरू किया, इसमें आपने वाटर ले लिया है। अब आप यहां से पहला हीटिंग शुरू हुआ जब, तो यहाँ का पार्टिकल एनर्जी लिया और वो ऐसे मूव करता हुआ गया, लेकिन यहीं तक गया क्योंकि घर्षण के कारण ऊपर नहीं जा पाया, तो फिर ये नीचे की ओर आ गया एनर्जी लेने के लिए। अब की बार एनर्जी लिया तो फिर ऐसे गया, फिर यहाँ तक गया था तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई, फिर ये लौट कर आया एनर्जी लिया, और फिर तीसरी बार में लिया तो यहाँ तक गया, और फिर नहीं आया तो फिर लौट आया, और फिर चौथी बार फिर एनर्जी लिया, तब ये जाकर के ऊपर जा पाया। इस प्रकार से पूरा जलवाष्प गर्म हो जाता है। जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो पूरा पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि ये इसमें क्लाउडिंग सिस्टम की होती है, रोटेशन टाइप में हो जाता है, पार्टिकल्स रोटेट होकर जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल यहां तक पहुंचा था तीसरे राउंड में, उसके पास भी जो है 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहा होगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाया। अब यहां तक जो पहुंचा है पार्टिकल, उसके पास भी 100 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाया, और जैसे ही ये ऊपर गया थोड़ा सा तो जलवाष्प कहलाने लगा। तो निश्चित रूप से टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन पार्टिकल का जो उसकी गति करने की क्वालिटी है वो उसकी चेंज हो गई है, उसके बीच के अणुओं की साइज चेंज हो गई है। तो जैसे ही जलवाष्प बनता है, अणुओं के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है, अंतराणु का स्थान अधिक हो जाता है जल की तुलना में। इस कारण से ये 100 डिग्री सेल्सियस की जलवाष्प 100 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये चेंजिंग हो गई। हम थोड़ी सी बात करेंगे काइंड्स ऑफ लैटेंट हीट का। लैटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है गुप्त उष्मा? 2 प्रकार की होती है। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। शब्द को जरा पकड़ेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मित्रों शब्द को पढ़े, यहां क्या है, गलन क्रिया होगी। यहां कौन सी क्रिया होगी, गलन की क्रिया हो रही है। यहां कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, यहां पर वाष्पन की क्रिया हो रही है। यानी यहां कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलेगा और यहां कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा। ये शब्द भी हमको समझने की आवश्यकता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा नोट कर लीजिए। लिखिए, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए थोड़ा सा संशोधन करेंगे। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इंग्लिश में नोट कर लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure, at its melting point is known as the latent heat of fusion. Is known as the latent heat of fusion. अब बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। क्या होती है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, नोट कर लीजिए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। इसका मतलब यह है कि 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम की जल में बदलने के लिए 3.34 गुणे 10⁵ जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों एक बात आता है कि कभी कभी प्रश्न होता है कि आज बर्फबारी हुई है जिसके कारण तापमान कम हो गया। तो बर्फबारी हुई है, जब बर्फबारी होती है तो पृथ्वी पर बर्फ गिर जाता है और वह बर्फ पिघलने के लिए वायुमंडल के तापमान से ऊर्जा ले लेता है। इस कारण से वायुमंडल का ताप अचानक गिर जाता है, और वायुमंडल का ताप जब अचानक गिर जाता है तो उससे हमें ठंडा महसूस होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बर्फबारी होगी तो वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बर्फ पिघलने के लिए
जिस पदार्थ से ऊष्मा लेगी उस पदार्थ का तापमान अचानक गिर जाएगा, तेजी से गिरने लगता है। वह वायुमंडल से जब ऊष्मा लेती है तो वायुमंडल का ताप गिर जाता है। यही कारण है कि बर्फबारी होने के बाद वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, और कभी कभी तो जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो अचानक कम हो जाता है, और जिसके कारण से हमें ठंड महसूस होने लगती है। अब बात करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। नोट करिए, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अंग्रेजी में नोट कर लेंगे डिफिनेशन को। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change one kilogram of liquid into its vapor at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. अब बात करेंगे जल के, नीचे पैराग्राफ करके लिखिए, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। अब प्रश्न आता है कि इसका क्या अर्थ है। प्रश्न परीक्षा में आ गया कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल को पूर्णतः जल वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 22.5 × 10⁵ जूल होनी चाहिए।